पहले हम आपको संयुक्त अधिवेशन के बारे में कुछ बता दें। इसके बाद इस पर आपको कुछ एमसीक्यू दिया जाएगा जिसका आप अध्ययन करें। संयुक्त अधिवेशन, जिसे अंग्रेजी में ज्वाइंट सेशन और ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में अर्थात 108 में किया गया है। पहले हम यह जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है। संयुक्त अधिवेशन के नाम से ही स्पष्ट है, जब लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक आयोजित की जाती है उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है, क्यों दोनों सदन इकट्ठा बैठते हैं। तो पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देते चलें। संयुक्त अधिवेशन बुलाने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण, जब एक सदन विधेयक को पारित कर दे लेकिन दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे। वहीं पर दूसरी शर्त है, जब दोनों सदन किसी विधेयक के संशोधन पर सहमति नहीं बना सके। और तीसरा और अंतिम कारण है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह तक दूसरा सदन न तो उसे पारित करे और न ही वह उसे वापस करे, अर्थात उसे लंबित रखे, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन अब आपके सामने एक प्रश्न और आया होगा कि विधेयक तो कई प्रकार के होते हैं, तो क्या सभी विधेयकों पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो आपको यह भी बताते चलें कि संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाई जाती है, यानी धन विधेयक एवं संविधान संशोधन जैसे विधेयकों पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाती है। आपने कहा चलिए यह भी मान लिया कि संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है, लेकिन अब आपके सामने एक प्रश्न और आ गया कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका उत्तर यह है कि संयुक्त बैठक केवल राष्ट्रपति बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, लेकिन यदि वह भी अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा का उप सभापति करता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वह कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ गया होगा कि अभी तक कुल कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है। तो आज अक्टूबर 2025 तक अगर मैं कहूं तो ये 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहली बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर बुलाई गई थी। दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सर्विस आयोग पर बुलाई गई थी और तीसरी बार 2002 में पोटा अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल पर बुलाई गई थी और यह तीनों बिल पास हुए थे। अब अंत में एक प्रश्न आपके मन में और आया होगा कि इस बैठक में कोई विधेयक कैसे पास होता है, साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से। तो अब इसका भी उत्तर देते चलें कि साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत का तात्पर्य है आधे से एक अधिक। अब अगर आपके मन में और प्रश्न आ रहा तो इसका उत्तर एमसीक्यू की व्याख्या में हम दे देंगे। संयुक्त अधिवेशन में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ऑप्शन ए केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी एंग्लो इंडियन नामित सदस्य भी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हालांकि मनोनीत सदस्यों की भागीदारी पर अलग नियम है। लोकसभा के मनोनीत सदस्य अब 104 संविधान संशोधन के बाद संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें।
संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन की अवधारणा को ऑस्ट्रेलियाई संविधान से अपनाया है ताकि गतिरोध की स्थिति में विधेयक पारित किया जा सके। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं, तो अब हम उत्तर कौन सा लगाएं, तो विकल्प के हिसाब से हम ब्रिटेन लगा देते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पर चर्चा की अवधि क्या है? ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी 14 दिनों से अधिक नहीं, ऑप्शन सी 7 दिनों से अधिक नहीं, ऑप्शन डी 30 दिनों से अधिक नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असीमित। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत विधेयक पर गतिरोध खत्म करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के 6 महीने बाद भी पारित नहीं किया जाता है, हालांकि बैठक की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि विधेयक पर चर्चा और मतदान कब तक चलता है, जिसमें साधारण बहुमत से विधेयक पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा संयुक्त अधिवेशन किस बिल पर बुलाया गया था? ऑप्शन ए डाउरी प्रोहिबिशन बिल, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ऑप्शन सी बैंकिंग सर्विसेज बिल, ऑप्शन डी कोल्टन बिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अक्टूबर 2025 तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। पहली बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सर्विस आयोग पर और तीसरी बार 2002 में POTA पर अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पर, और यह सभी बिल पास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विधेयक अटकने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है जिसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 9 महीने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 महीने। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा 3 मुख्य आधारों पर बुलाया जा सकता है। जब किसी विधेयक को एक सदन द्वारा खारिज कर दिया गया हो, जब दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर गतिरोध हो, या जब किसी विधेयक को एक सदन में पेश होने के 6 महीने बाद तक पारित न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, यदि नया लोकसभा गठित हो जाए, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा नहीं बुलाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ, यदि नया लोकसभा गठित हो जाए। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दी है, तो लोकसभा भंग होने के बावजूद वह संयुक्त बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी। हालांकि यदि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई है, तो विधेयक व्यपगत हो जाएगा और संयुक्त बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में मतदान का अधिकार किसे नहीं होता? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी अध्यक्ष यदि निर्णय में टाई ना हो, ऑप्शन डी सभी को होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्यक्ष यदि निर्णय में टाई ना हो। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन में मतदान का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा की सभी सदस्यों को होता है, लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वह मतदान नहीं कर सकता है। मतदान वह तभी कर सकता है यदि वोट बराबर हो जाए, तभी वह मतदान करता है, नहीं तो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष
इसकी अध्यक्षता करते हैं और यदि वे भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 107, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 109, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। यह बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होता है, जैसे कि एक सदन द्वारा विधेयक को खारिज कर दिया जाना या संशोधनों पर असहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन ए जब कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जाए, ऑप्शन बी जब दोनों सदनों में मतभेद हो, ऑप्शन सी जब संसद भंग हो, ऑप्शन डी जब लोकसभा भंग हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जब दोनों सदनों में मतभेद हो। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा 3 मुख्य आधारों पर बुलाया जाता है। जब किसी विधेयक को एक सदन द्वारा खारिज कर दिया गया हो, जब दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर गतिरोध हो, या जब किसी विधेयक को एक सदन में पेश होने के 6 महीने बाद तक पारित ना किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में कितने सदन भाग लेते हैं? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदन, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और दोनों सदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों सदन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन में भारतीय संसद के 2 सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं ताकि गतिरोध को हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है या विशेष बहुमत से? ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी विशेष बहुमत, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत, ऑप्शन डी सर्वसम्मति से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साधारण बहुमत। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। यह मतदान उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कुल बहुमत से होता है, ना कि विशेष बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा की सहमति से, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नहीं। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुसार धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और यदि राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर पारित नहीं करती है तो इसे पारित माना जाता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं और संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं। संसद के 2 सदनों में असहमति की स्थिति में साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि उन्हें दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में मनोनीत सदस्य मतदान कर सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा सभापति, ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का नामित व्यक्ति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनके अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष
इसकी अध्यक्षता करते हैं और यदि वे भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में कौन मतदान नहीं कर सकता? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में मतदान का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा की सभी सदस्यों को होता है, लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वह मतदान नहीं कर सकता है। मतदान वह तभी कर सकता है यदि वोट बराबर हो जाए, तभी वह मतदान करता है, नहीं तो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा 3 मुख्य आधारों पर बुलाया जाता है। जब किसी विधेयक को एक सदन द्वारा खारिज कर दिया गया हो, जब दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर गतिरोध हो, या जब किसी विधेयक को एक सदन में पेश होने के 6 महीने बाद तक पारित ना किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए बहुमत से, ऑप्शन बी विशेष बहुमत से, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के आदेश से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुमत से। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है या मतदान उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कुल बहुमत से होता है, ना कि विशेष बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 बार। अक्टूबर 2025 तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। पहली बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सर्विस आयोग पर और तीसरी बार 2002 में POTA पर अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पर, और यह सभी बिल पास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन का निर्णय अंतिम होता है। ऑप्शन ए हाँ, दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी, ऑप्शन बी नहीं, केवल सलाहकारी, ऑप्शन सी केवल लोकसभा के लिए, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की मंजूरी पर निर्भर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ, दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे विधेयक के पारित होने के लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के कुल सदस्यों के लिए बहुमत से पारित होने पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ, हमेशा, ऑप्शन बी नहीं, केवल लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी केवल आपातकाल में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के निर्देश पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं, केवल लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और यदि वे भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए अध्यक्षता करना, ऑप्शन बी बुलाना और समाप्त करना, ऑप्शन सी मतदान करना, ऑप्शन डी कोई भूमिका नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुलाना और समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन का निर्णय अंतिम होता है। ऑप्शन ए हाँ, दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी, ऑप्शन बी नहीं, केवल सलाहकारी, ऑप्शन सी केवल लोकसभा के लिए, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की मंजूरी पर निर्भर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं, केवल सलाहकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन लागू होता है? ऑप्शन ए केवल वित्त विधेयक, ऑप्शन बी केवल संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी सभी विधेयक,
ऑप्शन डी साधारण विधेयक जो एक सदन से पारित होकर दूसरे में अस्वीकृत हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साधारण विधेयक जो एक सदन से पारित होकर दूसरे में अस्वीकृत हो। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुसार धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और यदि राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर पारित नहीं करती है तो इसे पारित माना जाता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं और संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। संसद के 2 सदनों में असहमति की स्थिति में साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि उन्हें दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संयुक्त अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संसद की संयुक्त बैठक, ऑप्शन बी दोनों सदनों के मतभेद को सुलझाना, ऑप्शन सी संसद को भंग करना, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को संबोधित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दोनों सदनों के मतभेद को सुलझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो कौन अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक पर आखिरी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002, ऑप्शन बी जीएसटी बिल, ऑप्शन सी नागरिकता संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी भूमि अधिग्रहण विधेयक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002। अक्टूबर 2025 तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। पहली बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सर्विस आयोग पर और तीसरी बार 2002 में पीओटीए पर अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पर, और यह सभी बिल पास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में अधिक सदस्य किस सदन के होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा नामांकित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के अधिक सदस्य होते हैं, इसलिए उसका प्रभाव अधिक रहता है। संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकसभा में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक है, इसलिए विधेयक को पारित करने में लोकसभा की प्रभावी भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन किन विधेयकों पर नहीं होती? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1980। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर हुआ था? ऑप्शन ए बैंकिंग सेवा सुधार विधेयक, ऑप्शन बी डाउरी निषेध विधेयक, ऑप्शन सी शिक्षा विधेयक, ऑप्शन डी पर्यावरण विधेयक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डाउरी निषेध विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2019। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए बहुमत से, ऑप्शन बी विशेष बहुमत से, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के आदेश से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुमत से।
अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों की कुल वर्तमान संख्या के बराबर होती है, जो कि लोकसभा के 543 सदस्यों और राज्यसभा के 245 सदस्यों को मिलाकर कुल 788 होती है। लोकसभा 543 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा 245 सदस्य जिसमें 233 निर्वाचित प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 788। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 बार।